जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इस वीडियो के अंदर टॉप 10 प्रश्नों का एनालिसिस कराते हैं। इन प्रश्नों के अंदर हम स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की पूर्णतः संभावना होती है। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन पाते हैं उन सभी को हम एनालिसिस के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीएस के पोर्शन को, इन 10 प्रश्नों को आपको लगातार एग्जाम तक जरूर देखना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इन सभी क्लासों को अगर आपने देख लिया तो आप जीएस का पोर्शन बहुत अच्छा करके आएंगे। तो दोस्तों चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर है। निम्न में से कौन एक भारत का संवैधानिक पद नहीं है? अगर भारत के संवैधानिक पद की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है राज्य का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉलिसिटर जनरल जो है भारत का एक संवैधानिक पद नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत के संविधान में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी जो तीन आप लोगों को देख सकते हैं, राज्य का महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अटॉर्नी जनरल की अगर बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया। और यहाँ पर वर्तमान में अगर अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो आर वेंकटरमन जो है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य का महाधिवक्ता। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं वह अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम सीएजी भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अनुच्छेद 148 के अंदर है। और वर्तमान में अगर बात करते हैं, भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। ये नाम आप लोगों को याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2 आप लोगों के सामने। विश्व की सतह के कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? जी हाँ दोस्तों, विश्व की जो सतह है उसका कितने परसेंट भाग जो है वो जल से ढका हुआ है? आपके ऑप्शन है 71, 87, 55 या 23। तो दोस्तों बताइए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71% जो है वो पूरे विश्व की सतह का भाग जल से ढका हुआ है। अगर यहाँ पर बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो पूरे विश्व में मीठे जल की बात करते हैं तो 2.5% है। मीठे जल का मतलब हो जाएगा कि पीने योग्य जो जल होगा वो 2.5% है। अगर खारे पानी की बात करते हैं तो 97.4% पूरे विश्व में खारा पानी है। और अन्य जल जो होता है 0.1%। तो पीने योग्य पानी कितना हो जाएगा आप लोगों को याद रख लेना है, 2.5% जो है पीने योग्य जल है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 आप लोगों के सामने। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है पिंडार, भागीरथी, टोन या फिर शारदा। तो सरयू नदी की बात करें तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शारदा नदी की जो सहायक नदी होगी वो सरयू नदी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसके अन्य नाम की, तो इसके अन्य नाम हम जैसे काली या काली गंगा इसको हम नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं शारदा नदी के अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो सकती है, तो शारदा नदी की अन्य सहायक नदियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, चमेली, धौली और गोरी, ये सब जो हैं वे शारदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगर काला पानी विवाद की बात करते हैं तो भारत और नेपाल के बीच में है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का फेफड़ा इनमें से किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन है सुंदरवन, मानसून, अमेजन वर्षा वन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमेजन वर्षा वन जो है उनको हम पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के सामने है सुंदरवन। सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो डेल्टा बनाती है उसका डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अमेजन वर्षा वन की, तो अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर अमेजन वर्षा वन की बात करते हैं तो ब्राज़ील में है, जो कि साउथ अमेरिका में है। अगर यहाँ पर तापमान की बात करते हैं तो कितना टेम्परेचर यहाँ पर रहता है, तो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री टेम्परेचर यहाँ तक होता है। और वर्षा की बात करते हैं तो 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अमेजन वर्षा वनों में होती है। ये बात आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5। अधिवृक्क ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? अधिवृक्क की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है हृदय, वृक्क, यकृत या फिर फेफड़े। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वृक्क में जो है अधिवृक्क ग्रंथियां होती है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वृक्क की बात, तो यहाँ पर वृक्क के अध्ययन या वृक्क के विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? वृक्क करता है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में
कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? आपके ऑप्शन है बाल पराक्रम नेशनल पार्क, जल्दापला राष्ट्रीय उद्यान, दानचिंगम राष्ट्रीय उद्यान या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दानचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जिसको हम कहते हैं। अगर सिरोही नेशनल पार्क की बात करते हैं तो मणिपुर में हो जाएगा। एंटांगी की बात करते हैं तो नागालैंड में हो जाएगा। मुकुर्ती तमिलनाडु में हो जाएगा। कैंपबेल अंडमान और निकोबार में आप लोगों को याद करना है। पेपीगोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। खीरगंगा हिमाचल प्रदेश। अंसी कर्नाटक। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और मथिकेतन जो है वो केरल में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी बार बार इन प्रश्नों को आपकी परीक्षाओं में पूछती है और यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन सभी को आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 7, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? आपके ऑप्शन है कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कनाडा की, तो कनाडा पहले कॉमनवेल्थ में इन्होंने भाग लिया था, या पहले कॉमनवेल्थ की जो मेजबानी की थी वो कनाडा ने की थी सन 1930 में। अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो दूसरी बार कॉमनवेल्थ जो है न्यूजीलैंड में हुए। अगर तीसरी बार की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ हुए थे, और ऑस्ट्रेलिया ने ही 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। अगर यहाँ पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो 5 बार कब कब की है, तो सन 1938 में जो कि तीसरी बार की थी, 1962, 1982, सन 2006 और सन 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने इन सभी सनों में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत ने केवल एक बार ही और 2010 में की थी, नई दिल्ली में यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। अगर 2022 की बात करते हैं तो बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। और भारत के स्थान की बात करते हैं तो चौथा स्थान भारत का आया है, जिसमें भारत ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडलों को जीता है। ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। और दोस्तों अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, भारत के संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर संविधान सभा के सदन समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन है जेबी कृपलानी, एनबी ठक्कर, बी पट्टाभी सीतारमैया या फिर केएम मुंशी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारमैया जो है वो सदन समिति के अध्यक्ष थे। अगर यहाँ पर बात करते हैं पट्टाभी सीतारमैया के बारे में, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद था उसके लिए जो चुनाव हुए थे सन 1939 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ ये लड़े थे, गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया लड़े थे। और यहाँ पर इस चुनाव को सुभाष चंद्र बोस जी जीते थे। ये बात आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण समितियों की, महत्वपूर्ण समिति की बात करें तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोगों को याद रख लेना है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछली सेट में आपको पढ़ा भी दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने समितियां लिखी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को याद कर लेनी है। बार बार रिपीट होकर ये समितियां आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 9 आप लोगों के सामने, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है। जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान में हमारी लोकसभा है, जो राज्य के लिए जो स्थान होगा, इन स्थान या सीटों के लिए जो आवंटन किया गया है वो किस जनगणना के आधार पर किया गया है? आपके ऑप्शन है 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर या फिर 1991 की जनगणना पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1971 की जनगणना जो हुई थी उस पर आधारित है लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितनी सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रख लेनी है, जो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था उसमें यह बताया गया कि 2026 तक जितनी भी सीटें रहेगी वे समान रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा की जितनी भी सीटें को आवंटन 2001 में है तो 2026 तक यही सीटें रहेगी। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो संविधान में कहाँ पर इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 81 के अंदर संविधान में इसका उल्लेख हो जाएगा। ये आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस राजा ने उदयगिरी हिल्स उड़ीसा में हाथी गुफा शिलालेख स्थापित किया था? अगर बात करते हैं उदयगिरी हिल्स की जो कि उड़ीसा में है, उसमें हाथी गुफा जो शिलालेख है उसको किसने स्थापित किया था? आपके ऑप्शन है वेदुका, शोभनाराज, राजा खारवेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल ने जो है हाथी गुफा शिलालेख का
स्थापना की थी। अगर बात करते हैं खारवेल की, तो किस वंश से संबंधित हैं, तो खारवेल जो है चेदी वंश से संबंधित है और चेदी वंश के ये तीसरे नंबर के राजा थे। अगर बात करते हैं चेदी वंश की, तो चेदी वंश के जो संस्थापक हुए, संस्थापक का नाम है महामेघवाहन, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख की, तो इस प्रकार से जो शिलालेख हैं, इस शिलालेख पर कुछ इस प्रकार से लिखा होता है। तो यहाँ पर जो भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था, वह हाथी गुम्फा शिलालेख पर भी किया गया था। ये आप लोगों को याद कर लेना है, जिसको खारवेल ने स्थापित किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये 10 प्रश्न आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और 10 प्रश्नों का एनालिसिस अच्छा लगा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद। जय हिंद।